जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबे की शिक्षा विज्ञान की बुक, और आज हम धीर सिंह धाबे की शिक्षा विज्ञान की बुक का पूरा रिवीजन लेना है। जितना भी हमने पढ़ा है, हमने कुछ व्यक्तित्व तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो फटाफट से अपन रीड करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला है। देखो, हमें ना इन 6 चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, तो हमको तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो हम तकरीबन यहाँ तक रिवाइज करने वाले हैं, 6 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। और कहाँ तक कवर हो रहा है, देखो चैप्टर तो अपन देख नहीं सकते क्योंकि बड़े बहुत है, ठीक है। तो पेज से हमको देखना होगा। तो कुछ हमने देखो व्यक्तित्व हमने यहाँ कवर कर लिया, हमने कुछ व्यक्तित्व के बारे में तक पढ़ा है, ठीक है। तो चलो व्यक्तित्व को रहने देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम विकास तक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आधा ही हुआ है और कंप्लीट होगा तब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आगे वाले नेक्स्ट वाले सेशन में उसको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ तक हमको पढ़ना है, यानी शुरुआत से लगाकर हमको यहाँ तक रीड करना है। तो तकरीबन ये इतने पेजेस हैं, तो हम तकरीबन है ना 2 से 3 घंटे का समय लेंगे। अब हमको तो 3 घंटे में इसको पढ़ना है ना। तो फिलहाल के लिए हमें कितना कितना पढ़ना होगा, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि जो मेन चीज़ें ना उनको पढ़ते हुए जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इजी कोई चीज़ें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें, उनको थोड़ा सा स्किप करेंगे, फटाफट से फैक्ट को कवर करेंगे, है ना। और जो जानने वाली चीज़ें उनको पढ़ेंगे, फटाफट से कवर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कुछ यहाँ तक देख लेंगे, कुछ 1.5 आवर में, ठीक है। तो तकरीबन इतने पेजेस हमको पढ़ने ना, तो तकरीबन हम 54 पेज तक 1.5 आवर में अच्छे से पढ़ लेंगे, और बाकी बचे हुए पेजेस को फिर कुछ 1.5 आवर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमको क्या क्या देखना है, हमको अब पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थक्षेत्र उपयोगिता से हमको कवर करना है, ठीक है। तो फटाफट से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो कुछ यहाँ तक हमको पढ़ना है ना 54 पेज नंबर तक। तो पेज नंबर 54 तक हमको कवर करना है, 54 तक हमको कवर करना है 1.5 आवर में, है ना। ये रहा हमारा पेज नंबर 54। और फिर बाकी बचा हुआ हमारा रहेगा यहाँ तक हमारा विकास चैप्टर कहाँ फिनिश हो रहा है। एक्चुअली विकास नहीं, हाँ व्यक्तित्व एक्चुअली अपना कंप्लीट हो चुका है, या व्यक्तित्व कंप्लीट हो चुका है, हमारा कुछ बुद्धि बाकी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन देखेंगे। तो यहाँ हमको इतना पढ़ना है हमको, तो तकरीबन हमको 54 पेज तक, हाँ 54 पेज तक हमको शुरुआत में देखना होगा, ठीक है। तो 1.5 आवर में देखेंगे। तो हमको अगर इस 1.5 आवर को अपन थोड़ा 20 मिनट के स्लॉट में बांट देंगे, तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारे कुछ कितने तकरीबन 20 40 60, और फिर अपने तकरीबन 1 स्लॉट, है ना। तो 3 स्लॉट में पूरा करना है हमको इसको, है ना। तो लग 20 40 60 80, ठीक है। तो हम मान के चलते कि इसको हमको 3 स्लॉट में पूरा करना है, यानी 20 मिनट का एक स्लॉट और 20 मिनट का दूसरा, और फिर इस तरीके से स्लॉट लेना है हमारे। इस तरीके से थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक। तो अब इसको हमको 20 मिनट में करना होगा, तो तकरीबन इतने पेज हमको एक बार पढ़ने होंगे, ठीक। तो 20 मिनट में हमको इतने पेजेस पढ़ने, तो हम सिर्फ मेन चीज़ों को पढ़ेंगे, ना, बहुत मेन चीज़ों को, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हमने इनको अच्छे से पढ़ा, एक को विस्तार से पढ़ा। अब सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देखने वाले हैं, है ना। तो इतने पेजेस हम पढ़ेंगे तकरीबन, है ना, ये इतने पेजेस, ठीक है। तो ये हमारा कुछ 16 पेज, 16 देन 32, मतलब 16 16 दून 32, और फिर लास्ट तो हमारा 54 पे हो रहा था ना एंड, 54 पेज नंबर, और लास्ट हमारा 54, है ना। तो इस तरीके से हम फटाफट, तो शुरुआत, ये जो हमारी शुरुआती 20 मिनट है ना, हम इसमें कुछ 16 पेज तक पढ़ेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, और ये कुछ 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेज हमको पढ़ने, फटाफट से देखो यहाँ क्या बताया, रोहन को कहते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक विज्ञान मानकर, और थोंडाई को केटल का योगदान शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, यहाँ पे कुछ परिभाषा बताई गई, जैसे रोहन को कहते हैं सामाजिकरण करके कहते हैं। और शिक्षा तथा समाज त्रिमार्गी, शिक्षा तथा समाज पुस्तक इसने लिखी, जॉन डी के द्वारा लिखी गई थी, और डेविस ने शिक्षक और छात्र 2 तत्व बताए इसके। और फिर यहाँ पे कुछ परिभाषा जाती है ना, औपचारिक शिक्षा माध्यम, स्वामी विवेकानंद पूर्णता है, और ब्राउन के द्वारा परिवर्तन का, महात्मा गांधी के द्वारा विकास का, पेस्टोलॉजी के द्वारा विकास, और जॉन डी के द्वारा थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, जॉन डी के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना, और डगलस तथा हॉटी के द्वारा परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा, फ्रेडरिसन के द्वारा कल्याण कहा जाता है, इसको डमिल के द्वारा प्रभाव कहा जाता है, क्रॉनिकल को सामाजिक, दिव्य के द्वारा सारांश कहा जाता है, उत्पत्ति के द्वारा लेटिन भाषा वगैरह। और ये कुछ बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ एक लंबी सी सारणी है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये ग्रीक भाषा के आत्मा का विज्ञान नामक शब्द से बना है, और फिर इसके जनक वगैरह विलियम वुंट और जेम्स, इसके जनक विलियम वुंट को माना जाता है, और इसके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को भी माना जाता है। फटाफट से देख लेते हैं कौन से समय में क्या हुआ था। तो कुछ अपने 89 में प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना होती है, और 90 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और 92 में मनोवैज्ञानिक संघ, और 92 में कुछ, और फिर 92 में सूचनावाद है, और 95 में प्रत्यावाद है, और 1900 में मनुष्यलेषण, 13 में अपने व्यवहार अध्याय, 4 में युवान पाउलो, और 5 में हमारे बुद्धि परीक्षण है, 5 में, और 5 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, और 8 में बीए का कॉन्सेप्ट, एमए का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 12 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, और 12 में गेस्टाल्ट आ जाता है, 16 में कुछ प्रथम विभाग की स्थापना होती है मनोविज्ञान विभाग की, 20 में कुछ गेस्टाल्ट का उदय होता है, 24 में मनोविज्ञान एसोसिएशन, और 28 में सामाजिक मनोविज्ञान तो किताब लिखी जाती है, और तब में कुछ साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है, 54
में कुछ मनोविज्ञान चालक की स्थापना होती है, और बच्चों में न्यूरोसाइंस की स्थापना हो जाती है, और 89 में कुछ साइकोलॉजिकल इंडिया की स्थापना। भारतीय मनोविज्ञान का विकास भी अलग अलग तरीके से होता है ना। कुछ हल्का सा टॉपिक देने वाला है। तो अब यहाँ मनोविज्ञान का विकास आत्मा का विज्ञान दिखाते हैं, प्लेटो और रसो आ जाते हैं। मन का विज्ञान पेम्पोलोजी ने कहा, चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा, और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वॉटसन के द्वारा कहा गया। मैग्निकूल के द्वारा सकारात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है, वॉटसन के द्वारा धनात्मक मन के द्वारा। और फिर यहाँ पे कुछ मनोविज्ञान की परिभाषा आ जाती है, जिसमें स्किनर कहते हैं कि ये व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, क्रोनिकल कहते हैं मानव व्यवहार का, और बोनी कहते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन करता है, वुड कहते हैं ये कुछ क्रियाकलापों का विज्ञान है। मैग्निकूल के द्वारा यथार्थ विज्ञान कहा जाता है, गेरिसन के द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञान, मानव से संबंधित पिथोली के द्वारा कुछ व्यवहार के विज्ञान में, और विलियम जेम्स के द्वारा चेतना के विज्ञान के रूप में, और डिकिंसन के द्वारा मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और बातें आ जाती, संप्रदाय आ जाता है। हमारे संप्रदाय कौन सा संप्रदाय, ये संरचनावाद है, 1890 आ जाता है, और ये प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। वुंट और ट्यूशन से इसका संबंध माना जाता है, और अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है, और कुछ त्रिविमीय सिद्धांत आ जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं कुछ प्रकारवाद पर, तो विलियम जेम्स के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इसमें चेतना और व्यवहार के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और इसकी विशेष बातें क्या है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्यों है, इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या बताएंगे कि यहाँ पे हमारे कुछ व्यवहारवाद आ जाता है। फिर इसके प्रतिरोध मोर्चा माने जाते हैं, और स्किनर भी मूल व्यवहारवादी माने जाते हैं। व्यवहारवाद एक किताब है जो वॉटसन के द्वारा लिखी जाती है। फिर वॉटसन का व्यवहारवाद के फिर अपने यहाँ आ जाता है सीधा गेस्टाल्ट में क्या बताया गया कि इसके प्रतिरोधक वर्डाइमर कोल्डकॉफ माने जाते हैं। और कुछ बातें बताई कि इन्होंने 3 तरह के चिंतन बताया, उत्पादी चिंतन होता है, आंशिक चिंतन वगैरह हो जाता है, प्रयत्न और भूल की सहायता से समस्या को सोल्व करना, ये तीसरे प्रकार का चिंतन है। संज्ञानवाद आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। एडमिनिस्ट्रेशन प्रायड आ जाते हैं, और ये 3 स्तर बताते हैं। प्रेरकी संप्रदाय में हार्मिक संप्रदाय आ जाता है, और एक साहचर्यवादी इसके जोन लोग आ जाते हैं प्रतिपादक को, मानवतावाद के मैक्रो रोजर्स आ जाते हैं। और फिर अपने शिक्षा को बाल केंद्रित बनना वगैरह आ जाता है, बनाया जाना चाहिए। तो कुछ खास है नहीं वैसे। और शिक्षा विज्ञान का विकास यहाँ देख लेते हैं। शिक्षा विज्ञान की परिभाषा स्किनर कहते हैं, इसको व्यवहार का व्यक्तित्व कहते हैं, और एलिस क्रो के द्वारा सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है। क्रोनिकल के द्वारा व्यवहार विज्ञान, स्किनर के द्वारा सीखने सिखाने विज्ञान, क्रोनिकल के द्वारा अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। पिल के द्वारा शिक्षा का विज्ञान कहा जाता है, सारे तरह टेक्निकल को सीखने कहा जाता है। और ट्रो के द्वारा शिक्षा संस्था, कॉलेजनी के द्वारा सिद्धांत अनुसंधान, और स्टीफेंस के द्वारा शैक्षणिक विकास का क्रमिक, नाल के द्वारा सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है, और सेंट्रो के द्वारा शिक्षण अधिगम में कहा जाता है। जेम्स रेड के द्वारा शिक्षा की समस्या कहा जाता है। इस तरीके से कुछ शिक्षा के मनोविज्ञान के अवयव के बारे में बताया जाता है। और देन फिर इसके बाद हमारी शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति आ जाती है, तो प्रकृति में व्यवहारिक के सामाजिक अनुप्रयुक्त विकास, ये सब तरह का विज्ञान माना जाता है। फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ खास बातें है नहीं, तो कुछ परिभाषा पर निकाल डाल। इसके लिए कहते हैं कि ज्ञान और विद्या शामिल होती है इसमें। विलियम जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान में सभी वस्तु आती है जो धरती और आसमान के बीच में। क्रोनिकल कहते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाली सारी चीजें आती है। रेगुलर हॉर्न्स के द्वारा व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार से इसका संबंध होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के उदय में इसके का एक शिक्षक परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है इसका। और गिरिसन ने कहा है कि व्यवहार का ज्ञान, मनोविज्ञान का उद्देश्य ये है कि व्यवहार का ज्ञान हो उनको। और कुपुस्वामी कहते हैं कि शिक्षण उत्तम अधिगम में हितों में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में गिरिसन त्रुटियों को कहते हैं, जोड़ वश के द्वारा कहते हैं। कॉलेजनी कहते हैं कि देखो हमने पढ़ा था तो रिविजन करें, थोड़ा फास्ट करेंगे ना। कॉलेजनी कहते हैं निर्णय है, इसके कहते हैं तैयारी का आधारशिला। एलिस को कहते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, किसके मनोविज्ञान की परिभाषा दे रही है। मॉन्टेसरी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। कॉलेजनी किसको निर्णय प्रदान करते हैं। कुपुस्वामी धारणा में सिद्धांत कहते हैं। पिल के द्वारा विद्यार्थी और ब्लेयर के द्वारा विद्यार्थी विधियों से अप्रशिक्षित कहा जाता है। थॉमस वुलर के द्वारा किताब कहा जाता है। और विलियम जेम्स के द्वारा टोकुजुत्सु किताब लिखी जाती है। और एक और आ जाते हैं हमें कुपुस्वामी के द्वारा मनोविज्ञान का उद्देश्य कहा जाता है। और शिक्षा की विधियां आ जाती है, आत्मविधि हो जाती है, जोन लोग आ जाते हैं, विलियम वुड और टिश्नर आ जाता है ना। और यहाँ अपने आ जाते हैं गाथा होना विधि और एक निरीक्षण विधि आ जाती है। इसको प्रेक्षण, इसके वॉटसन प्रतिपादक ये 2-3 प्रकार की होती है, 2 आधारों पर इसको बांटा जा सकता है। और उसके बाद कुछ अगला देखिए अपन तो 16 तक देखना है हमको। और अब फटाफट से देख लेते हैं तो अवलोक इसके फिर हमारे प्रयोगात्मक विधि आ जाती है। इसके विलियम वुड जनक माने जाते हैं और इसके 10 चरण माने गए। इसके लाभ भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। जिसने कहते हैं कि सबसे अच्छी विधि ये है और व्यक्ति इतिहास टाइटमेंट के द्वारा लिखी जाती है, मतलब इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। और क्रोनिकल कहते हैं कि गंभीर, इसमें क्या होता है कि गंभीर समस्याओं का अध्ययन करते हैं। टिपियन कहते हैं कि गहन अध्ययन होता है। बात वही है, दोनों एक ही बात कहते हैं। उस विधि का प्रयोग समस्याग्रस्त बालकों के लिए करते हैं। प्रश्नावली विधि सुकरात के द्वारा लाई गई थी और वुडवर्ड इसको शिक्षा मनोविज्ञान में लाते हैं। मनोविश्लेषण अपने फ्राइड के द्वारा और समाज विधि मेरोनर के द्वारा, विभेद वाली केटल के द्वारा, विकासात्मक पियाजे के द्वारा, मनोभूति की विधि और औसत त्रुटि विधि, मानक त्रुटि, बस मनोबोध की विधि आ जाती है। फिर उपचारात्मक विधि आ जाती है, तुलनात्मक विधि, अरस्तु और विभेदी सर्वे विधि, और फिर रेटिंग स्केल विधि और कोटि विधि भी होती है। और काले रंग अणु भी होती है। इसमें क्या करते हैं कि समय पर अलग अलग समय होते हैं ना, काले रंग अणु अलग अलग समय होते हैं और ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है। फिर अनुक्रमिक डिजाइन विधि, इन दोनों का योग होती है, और फिर यहाँ कुछ
हल्के हल्के से व्यक्त आ जाएंगे। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं 16 तक पढ़ा ना हमको, तो बस होने ही वाले हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो स्किनर क्या कहते हैं, पुनर्बलन की आकस्मिकता का कम कहते हैं किसको, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बताते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रोसेस क्या होती है, तो स्किनर पुनर्बलन की आकस्मिक कहते हैं। मेज व्यवहार में वांछित परिवर्तन, स्मिथ कहते हैं सीखने के लिए उत्सुक करते हैं। क्लार्क कहते हैं कि वंचित मतलब व्यवहार में वांछित परिवर्तन। मॉरिसन कहते हैं कम परिपक्व से अधिक परिपक्व से कम परिपक्व जो सीखता है वही है। रायंस कहते हैं कि दिशा निर्देश देना ही शिक्षण कहलाता है। बर्टन कहते हैं कि मार्ग प्रदर्शन करना ही शिक्षण कहलाता है। बुक इंसाइक्लोपीडिया कहती है ज्ञान कौशल अभिरुचि को हासिल करने की शिक्षा कहलाता है। इन दोनों में क्या अंतर जानते हैं, शिक्षण और शिक्षा के अंदर तो शिक्षा व्यापक होती है जबकि शिक्षण छोटा होता है, और ये इसको शिक्षा को प्राप्त करने का एक तरीका भर होता है। ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके होती है। औपचारिक होती है इसमें टीचर वगैरह चाहिए होता है और पाठ्य पुस्तकों से पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। इसमें टीचर वगैरह जरूरी नहीं है और इसका जरूरी नहीं है कि यही उद्देश्य पाठ्यक्रम को कंप्लीट करा है। उसको शिक्षण अनुदेशन के अंतर्गत तो शिक्षण एक बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है और ज्ञानात्मक क्रियात्मक दोनों ही होती है। इसमें टीचर की जरूरत होती है, अंतक्रिया की जरूरत होती है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ये इसी के भीतर समाहित होती है। और बस यहाँ पे कुछ चर आ जाते हैं, 3 शिक्षक विद्यार्थी और 3 चर होते हैं, मध्य चर होता है। अब यहाँ पे अपन इन अवस्थाओं तीनों अवस्थाओं को देख लेते हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में हम देखते हैं कि हमको क्या पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, और दूसरी अवस्था में देखते हैं किन किन का इस्तेमाल करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हो पढ़ाना। लास्ट में मूल्यांकन वगैरह करते हैं, जरूरत पड़ी तो उनमें हम हमारे युद्धि बदलाव भी करते हैं। बनाट के द्वारा अधिगम शिक्षण अधिगम में ये संबंध बताया जाता है, यानी ये अधिगम छात्र और शिक्षक को जोड़ने का काम करता है। और फिर अधिगम में शिक्षण और अनुदेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में, है ना। तो ये शिक्षण अधिगम और यहाँ पे अनुदेशन आता है, दोनों को टच कर रहा है। अधिगम क्या सोपान क्या कौन कौन से, तो डेविस ने एक किताब लिखी मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग करके, उसमें कुछ सोपान बताते हैं जैसे कि प्लानिंग करना, व्यवस्था करना, मार्गदर्शन करना, नियंत्रण करना, जिसको हम पीएम को करके याद करते हैं ना, पी इस तरीके से हम ट्रिकी तरीके से याद करते हैं। देख लेते हैं शिक्षण के विशिष्ट सिद्धांत कौन से, परंपरागत शिक्षण का सिद्धांत विशिष्ट है, ये शिक्षण का विशिष्ट सिद्धांत अनुदेशन सिद्धांत है, शिक्षण व्यवहार का सिद्धांत है, और शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, शिक्षण का गणितीय सिद्धांत है। ये सारे शिक्षण के विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, इनमें कुछ मनोवैज्ञानिक नाम भी बताएंगे। आप थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट पेज हमारा की संरचना, तो बस फिनिश करते हैं। देखो इसमें क्या स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रतिमान क्या क्या हो सकते हैं, तो स्तर के आधार पर हर्बर्ट ने शिक्षण के प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा है, कुछ 5 भागों में बांटा है। जैसे शिक्षण के प्रतिमान इस तरह के आधार पर, जैसे कि हमारा उद्देश्य हो जाता है पहला, और फिर हमारी संरचना हो जाती है, फिर हमारी सामाजिक प्रणाली। अच्छा ये तो कॉलम में बताएगा, यहाँ आए देखो 5 स्तर, तो कि जिसे हर्बर्ट की पंच प्रणाली भी कहा जाता है। एक तो प्रस्तावना आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद प्रस्तुत करना, फिर तुलना है, फिर निष्कर्ष, फिर प्रयोग। कैसे ध्यान रखोगे, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है। देखो आपने कोई प्रस्तावना बनाई, उसको प्रस्तुत करा, उसकी कंपेरिजन करा, और फिर निष्कर्ष निकाला, फिर जो भी निष्कर्ष निकाला उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करा। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखोगे कि प्रस्तावना हमने प्रस्तुत करी, उसकी तुलना करी हमने, और प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना है, और फिर हमने तुलना करी, और फिर लास्ट में हमने ये निष्कर्ष निकाला इन दोनों की तुलना से कि हम इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष से तुलना करिए, निष्कर्ष निकाला, तो ये निष्कर्ष निकाला कि ये बात सही है, तो हम इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्या है। अब बस यहाँ पे बताया जाता है कि जो मेमोरी वाला लेवल होता है ना, इसमें टीचर और बच्चे की अनुक्रिया कैसे होती है, तो कुछ लोकतांत्रिक होता है, गणतंत्र नहीं होता है, इसमें लोकतंत्र होता है ना टीचर। और इसमें प्रणाली क्या होती है, रटने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी चेक करने की मेमोरी मतलब आपको कितनी चीजें आती है, तो क्या करोगे आप, तो प्रत्यय समूह वाले क्वेश्चन पूछोगे पेपर में। अब देखो बहुत इस तरह आ जाता है, बहुत इसे मॉरिसन के द्वारा दिया जाता है, उसमें कुछ ये स्टेप बताया जाता है, जिसको सबसे पहले आप अन्वेषण करके प्रस्तुत करोगे। यहाँ कैसे प्रस्तुत करा, प्रस्तावना के बाद प्रस्तुत करा आपने, यहाँ पे अन्वेषण करके प्रस्तुत ना, तो प्रस्तावना के बाद प्रस्तुत करा, तो बच्चे अच्छे से, अगर आप खुद खोजबीन करके अच्छे से बच्चों के सामने कोई कंटेंट रखोगे, तो बच्चे अच्छे से आत्मसात कर लेंगे और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाओगे। इसी तरीके से अगर व्यवस्था से पढ़ाओगे, मतलब एक सीक्वेंस से पढ़ाओगे, तो बच्चा क्या आत्म अभिव्यक्ति भी कर देगा, जरूरत पड़ने पर आपको बता भी देगा, मतलब कि अभिव्यक्त भी कर देगा। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को जाना है, और ये था हमारा पूरा सेशन। अब नेक्स्ट ग्रुप में मिलते हैं अपन, ठीक है।